नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। आज हम बात करेंगे आरओ जो मेंस एग्ज़ाम है उत्तराखंड का, उसके संबंध में कुछ छोटी-छोटी मगर मोटी बातें। तो स्टार्टिंग करते हैं सिलेबस से। देखिए, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, आपके स्क्रीन पे है। इसमें मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं जो भी अभ्यर्थी अपीयर होने वाले हैं, एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, एक हिंदी संरचना का और एक निबंध का। पहला पेपर जो होता है, ये डिसाइडिंग रोल तय करता है, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आते हैं वो पूरे-पूरे आते हैं और ये वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है, यानी कि ऑप्शंस इसमें दिए जाएँगे आपको और आपको ऑप्शंस का सही जवाब देना होगा। इसमें कुल जो प्रश्न रहेंगे आपके 200 प्रश्न रहेंगे और अधिकतम अंक जो रहेंगे वो 200 अंक रहेंगे। 3 घंटे की समयावधि होगी इसमें। और इसके अलावा दूसरा पेपर जो है हिंदी संरचना का, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और ये सब्जेक्टिव होगा, यानी कि परंपरागत प्रगति प्रकृति का ये पेपर होगा। केवल 5 प्रश्न होंगे, 100 नंबर, 3 घंटे का। निबंध भी सब्जेक्टिव होता है, आप जानते हैं, और प्रश्न 3 होंगे और अधिकतम अंक जो होंगे 100 होंगे और 3 घंटे की समयावधि होगी, यानी कि टोटल 400 अंकों का आपका की मुख्य परीक्षा होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा जो होगी उसमें टंकण और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो 1 घंटे और क्रमशः 10 मिनट का होगा, ये आपको पता है। और जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें ऋणात्मक अंकन अपनाया जाएगा। इसमें जो प्रत्येक गलत गलत उत्तर होगा उसमें से 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे गलत उत्तर देने पर। तो और बाकी एक से अधिक उत्तर आप देते हैं तो उसमें भी आपको माइनस मार्किंग की जाएगी 1/4 अंकों की, यानी कि 0.25 की, और 1 नंबर आपको सही उत्तर देने पर मिलेगा। तो पाठ्यक्रम देख लेंगे आप। सबसे पहले जो है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपके सामने है। सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण का ये पेपर होगा। इसमें कुल जो प्रश्न होंगे वो 100 होंगे और अधिकतम अंक जो होंगे वो, सॉरी, थोड़ा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये प्रारंभिक परीक्षा का आपका सिलेबस है। देखिए, यह है मुख्य परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो पेपर होगा उसकी समयावधि हम बता चुके हैं, 3 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल 200 अंक होंगे। इसका सिलेबस आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, जिसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खोज, आविष्कार, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, सौर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और औषधि की नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, पर्यावरणीय जागरूकता, प्राकृतिक जैव संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास, साइबर अपराध आदि के संबंध में प्रश्न जो है दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिस किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। दूसरा जो होगा पार्ट इसका, विकास के दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान एवं एवं अनुप्रयोग। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं क्या क्या है। भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति। देखिए, भारत एवं उत्तराखंड के इतिहास के अंदर जो है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलुओं का व्यापक समझ के अंतर समझ, यानी कि डिटेल्ड के परीक्षण पर बल दिया जाएगा। उत्तराखंड का इतिहास आप विशेष रूप से पढ़ेंगे क्योंकि इससे अच्छे प्रश्न बनने की संभावना है। अगला जो पार्ट है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विश्व के अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों के संबंध में संबंध के संदर्भ में, तो इसको विशेष रूप से पढ़ेंगे। 1 यूनिट का ये इसमें बनी है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय एवं विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विश्व के अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसी देशों से संबंधों पर
के बारे में ज्ञान पर अपेक्षित हैं। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका या सोन अन्य कंट्रीज हैं, उनके बारे में क्या रिलेशन रहे हैं भारत के। विशेषकर चीन के बारे में, भारत के संबंधों के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से युद्ध जो है भारत का हो चुका है आज़ादी के बाद। अगला जो है भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल एवं जनसंख्या। भारत तथा उत्तराखंड का भूगोल के अंतर्गत भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल एवं जनसंख्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौतों से संबंधित प्रश्न होंगे। आपदा एवं न्यूनीकरण, इसको आप विशेष तौर से पढ़ेंगे। खासकर उत्तराखंड में जो आपदा से रिलेटेड परेशानियां इस बीच आ रही हैं, उनके बारे में विशेष अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। प्राकृतिक, मानव जनित आपदाएं, आपदा प्रबंधन, न्यूनीकरण, पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, जैव विविधताएं एवं इनका संरक्षण आधारित ज्ञान अपेक्षित है। इसमें आप जो वर्तमान में आपदा की समस्याएं चल रही हैं, जैसे केरल के वायनाड में चल रही है, चाहे उत्तराखंड के केदारनाथ में चल रही है, तो उसके बारे में आपको विशेष तौर पर अध्ययन करना आवश्यक यहाँ पर होगा। चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को देखते हैं। इसके अंदर संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे। इसमें आप जो है पंचायती राज को और सामुदायिक विकास को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इससे बारीक प्रश्न अक्सर बनते हैं। और उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायत राज अधिनियम, राज्यपाल, विधायिका, मुख्यमंत्री, ये सब पॉलिटी का सब्जेक्ट है आपका। जो राज्य व्यवस्था है उसको आप देखेंगे। बाकी इसमें जो आपको देखने योग्य है, उत्तराखंड में सिटीजन चार्टर क्या है, ई गवर्नेंस के बारे में, सूचना का अधिकार, समाधान योजना पढ़ लेंगे क्या है, सेवा का अधिकार, अपनी सरकार, जैसे कुछ बिंदु हैं जो उत्तराखंड के जो पॉलिटी हैं उसमें अहम रोल रखते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के पंचायती राज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और कब लागू हुआ था, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किए गए, ये पढ़ना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि उत्तराखंड में पंचायतों में जो प्रधान पद या जो भी पंचायतों में पद हैं, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, उसमें 2 बच्चों से अधिक के जो व्यक्ति हैं वो पंचायती राज का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये निर्णय किस एक्ट के तहत दिया गया, या ऐसी व्यवस्थाएं क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। थोड़ा सी आप बजट को देखेंगे, बजट से अच्छे प्रश्न आप बन रहे हैं उत्तराखंड के पेपर्स में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक की घटनाएं और खेल कूद पर जो प्रश्न है उनको आप देख लेंगे, क्योंकि अभी ओलंपिक चल रहा है। तो ओलंपिक में जो भारत मेडल जीतता है या विश्व में जो देश सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं 3, उनको पढ़ना इसमें आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि अभी अभी ये करंट का मुद्दा है। चलिए आगे देखते हैं। ये इंग्लिश में ही इसका रूपांतरण दिया गया है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है वो अधिकांशतः बच्चे जो है उत्तराखंड की जो परीक्षाएं देते हैं वो उस टाइप के पेपर्स देते आए हैं। लेकिन अधिकांश बच्चों के लिए जो ग्रुप सी की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए ये नया होगा। जो पीसीएस वगैरह एग्जाम देते आए हैं बच्चे, वो तो ये इस पेपर को अच्छे से हल करेंगे। तो देखिए क्या है। द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 अंक हैं। इसमें आपको एक कुछ टॉपिक्स पे अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, हिंदी संरचना, हिंदी कंपोजिशन। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न होंगे। उनका वितरण किस प्रकार से होगा, देखिए। किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक, कहीं अलग से कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। सारांश, मूल गद्यांश का 1/3 तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो सारांश को दिया गया है। तो आपको पैराग्राफ के सारांश लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सके किसी अच्छे गुरु को पकड़ लीजिए हिंदी के, उनसे उचित शीर्षक और सारांश लेखन की प्रैक्टिस करवा लीजिए। थोड़ा सी गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या सीख लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप ट्रायल एंड एरर मेथड अपना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक आपको सपोर्ट सिस्टम दे सकता हूँ कि आप टेलीग्राम में अपना किसी दिए गए गद्यांश को उसका सारांश लिखें और उसके जो सारांश या शीर्षक और रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखें, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका उत्तर किस हद तक सही है या कैसा आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में सार लेखन। देखिए बच्चों, ये जो है पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना आवश्यक है। इसके अलावा पत्राचार जो है, शासकीय अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं, इनको भी आप देखेंगे। इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप अच्छा उत्तर लेखन करते हैं। पत्राचार में देखिए 15 15 15 यानी कि टोटल 45 अंक है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 45 अंक। और ये जो मार्क्स हैं ये आपकी मेरिट तय करने में कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। देखिए अब पत्राचार में कौन कौन से पत्र हैं: शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन और विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी। इतने पेपर्स हैं। इसके लिए आप जो है आदित्य प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, या इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है मैं आपको बताऊं, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो भी लेटर उत्तराखंड शासन से रिलीज होते हैं उसमें शासकीय पत्रों की शैली को देखिए। अर्धशासकीय पत्र आपको कम मिलेंगे, क्योंकि कहीं नेट पे आप सर्च करेंगे तो मिल सकते हैं। अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वो केवल समान स्तर के अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं, यानी कि आईएएस जो लिखेगा वो आईएएस को ही अर्धशासकीय पत्र लिखेगा। कार्यालय आदेश किसी कार्यालय के स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन है, विज्ञप्ति, परिपत्र और टिप्पणी। इस प्रकार से ये सरकारी पत्र हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी तैयारी आपकी विशेष तौर पर करवा दूंगा, ठीक। और इस पत्राचार वाला जो सेक्शन है इसको अच्छे से आप कर सकेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं भी कोशिश करूँगा थोड़ी मेहनत इसमें की जाए। एक पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण, 12 शब्द दिए जाने हैं जिसमें से कोई 10 करने हैं। 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी और इसी प्रकार से 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी। इसमें जो जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं और जो पूर्व में आए हैं वो आप पिछली परीक्षाओं से देख सकते हैं किस प्रकार का पैटर्न रहा है पूर्व की परीक्षाओं में। इसमें पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण जो है, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो शासकीय सेवाओं में यूज होते हैं, और 12 शब्द दे रखे हैं और 10 करने हैं, तो पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो ये अच्छा पोर्शन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम तृतीय जो निबंध है, निबंध की तैयारी के लिए आपको लिमिटेड टॉपिक्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देखिए इस प्रश्न पत्र में क ख ग 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड में एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई सीमा में कुल 3 निबंध हिंदी या अंग्रेजी में लिखने हैं। देखिए इसमें आपका जो मीडियम होगा, जैसे हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। तो प्रथम खंड में जो क्षेत्र है इसमें 3 शीर्षक आपको दिए होंगे: साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। 35 35 और 30 का है। देखिए तो विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र है, कृषि एवं व्यापार। इनमें से किसी एक टॉपिक का चयन करना होगा। 600 शब्द सीमा और 35 अंक। इसी प्रकार से गौ में 3 प्रकार के टॉपिक होंगे: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात और भूकंप, बाढ़, सूखा आदि राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो ये भी 600 शब्दों का है और 30 अंक है। तो 100 अंक का डिवाइड जो फिटमेंट है वो इस प्रकार से आपके सामने। तो इसमें आप देखिए कि आप किस क्षेत्र में कर सकते हैं। देखिए उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो निबंध है सामाजिक क्षेत्र में, जैसे महिलाओं की स्थिति या राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, या इस प्रकार के प्रश्न उत्तराखंड से जोड़ के आ सकते हैं। और पर्यावरण में प्रदूषण हो गया, या फिर जो टेक्निकल हजार्ड्स हैं, टेक्निक्स के, इकोनॉमिक क्षेत्र में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न, और कृषि व्यापार के बारे में प्रश्न, मतलब उससे रिलेटेड जो निबंध है वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निबंध वाला सेक्शन है। तो कुल मिला के 400 अंक यहाँ पर आपके तय हो जाते हैं। बाकी आपका जो है अनिवार्य और वैकल्पिक ये है, ये अलग अलग है। इसको आप केवल जो क्वालिफाइंग नेचर का है
वो उस रूप में देखिए। फिलहाल आप जो हमारा मेंस पेपर है उसके बारे में ही मेहनत करें, क्योंकि यही आपका यहाँ पर डिसाइड करेगा मेरिट को। और उसके बाद जिसकी मेरिट ऊपर होगी उसको केवल क्वालिफाई करना होगा और वो चयनित हो जाएगा। तो ये इसमें मेरा जो सुझाव है, आप किसी एक पेपर पे फोकस ना करके सभी पे फोकस करें, क्योंकि रहता क्या है कि अभ्यर्थी ऐसे में या केवल पत्र लेखन में या हिंदी लेखन में जोड़ देते हैं, वो सामान्य अध्ययन को भूल जाते हैं। याद रहे, सामान्य अध्ययन के प्रश्न में जिसने अच्छा कर लिया वो बंदा थोड़ा सी गेन कर जाएगा। बाकी परंपरागत प्रकृति का जो पेपर है इसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता ज़्यादा है, बाकायदा टॉपिक्स को रटने से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो निबंध के लिए मैं कुछ आपको मोटी मोटी गाइडलाइंस दूं। सबसे पहले निबंध में 600 शब्दों का निबंध है, तो प्रस्तावना की प्रस्तावना निबंध की कैसे लिखनी है आपको। देखिए, कोई भी टॉपिक आता है, जैसे मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पर निबंध आपको लिखना है, या उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण पर आपको लिखना है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो ज्वलंत टॉपिक है। तो इस पर अगर आपको लिखना है तो आपको कुछ डेटा आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए आता है उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की स्थिति। स्थिति देखिए, ये अगर टॉपिक अगर आपके सामने आता है तो आप स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखनी है प्रस्तावना। देखिए, ये हेडिंग आपको निबंध में नहीं लिखनी है, ये केवल आपके को बताने के लिए है कि की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, प्रस्तावना को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप प्रस्तावना यहाँ से करेंगे, या नारी के बारे में कोई श्लोक या कोई कविता आप रख सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप ले सकते हैं प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। जैसे हम देखें कि अगर प्राचीन काल में उत्तराखंड में के परिप्रेक्ष्य में अगर लें, तो आप पूर्व में चले जाइए, जैसे जिया रानी या रानी कर्णावती, उनको ले लीजिए, वीरांगनाओं को। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में उत्तराखंड की महिलाओं की स्थिति। तो आप महिलाओं की स्थिति को 3 परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे। एक तो सामाजिक क्षेत्र में आप ले सकते हैं, जैसे हम कहें जैसे कैथरीन हाइलामाइन है या कमला बसंती, या इस प्रकार से जो महिलाएं आज़ादी की लड़ाई से भी जुड़ी, उसको ले सकते हैं। वर्तमान में स्थिति क्या है, जैसे अच्छे पदों पर महिलाएं काम कर रही हैं, श्रीमती रितु भूषण खंडूरी जी हैं, उत्तराखंड की महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति। आप अपने उत्तर को देने के लिए फैक्ट्स को और जो तथ्य हैं उसको और वर्तमान की जो खबरें हैं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, के क्षेत्र में स्थिति क्या है, या इस प्रकार से आप अपने आंसर को वो कर सकते हैं, अपने निबंध को सशक्त रूप दे सकते हैं। कुछ श्लोक लिखें, जैसे कि आप यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत् रमन्ते तत्र देवता, एक ट्रेडिशनल लाइन है। या फिर महात्मा गांधी की लाइन्स लिख सकते हैं कि स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मिणी अर्धांगिनी और मित्र है। तो कुछ कोटेशंस आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी। जो महापुरुष हैं उनकी लाइन्स को आपको याद करना पड़ेगा, और कुछ आपको कविताओं की पंक्तियाँ याद करनी पड़ सकती हैं। और ये आप सोच लीजिए कि अगर इस प्रकार का निबंध आता है तो मैं इस प्रकार से आंसर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप पे अच्छा दबाव होता है। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रखेंगे तो आप अच्छा उत्तर दे पाएंगे। देखिए, अगर आप लिखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में लिखते हैं, तो जैसे कि लिंगानुपात पर लिख सकते हैं, उत्तराखंड में महिला लिंगानुपात इतना है, ये आपका एक फैक्ट जुड़ जाएगा, लिंगानुपात। और राजनीतिक क्षेत्र में लिखेंगे तो पहली विधानसभा में महिलाओं की संख्या 4 थी, वर्तमान में बढ़ के इतनी हो गई है, इतनी हो गई है।
वर्तमान एग्जैक्ट संख्या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, 6 या 8 वर्तमान में महिला विधायकों की संख्या है। 50% रिजर्वेशन इन पंचायती राज एक्ट महिलाओं के लिए दिया गया उत्तराखंड में। ये अपने आप में बड़ी पहल है, यानी कि 50% जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पंचायतों में आरक्षण पाके आगे बढ़ी हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं, या महिला साक्षरता कितनी है इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और सरकारी प्रयासों को आप इसमें डालना इसमें आवश्यक है। जैसे गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के उत्थान के लिए उत्तराखंड में चला रखी हैं। जैसे कि केवल स्टेट गवर्नमेंट की हम योजनाओं की बात करें तो नंदा गौरा कन्या धन योजना चलती है। नंदा गौरा कन्या धन, या फिर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। पहले आप उत्तराखंड की योजनाओं को लिखिए, उसके बाद आप सेंटर की योजनाओं को लिखिए जिनसे महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है। जैसे राशन कार्ड्स बनने से महिलाओं के नाम पे बनने हैं, तो महिलाओं के नाम पे बनने से उनका नाम आएगा तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एसएचजी बनने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनआरएलएम है, या तो समूहों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय समावेशन से जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके निबंध के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बहस करवा सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल जो है हमारे यूट्यूब चैनल का, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।